Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history, grade 7, okay, and chapter number 4. Dear students, as you all know, in previous video we have taken information about Mughal traditions of succession, Mughal relation with other rulers. Okay, तो बच्चों आप लोगों को मालूम है हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ पार्ट हमने लिया है. अब आज इस पार्ट में हम अपने लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे और हमारा पहला पॉइंट है मनसबदार एंड जागीरदार्स. अब पुराने जो एंशियंट टाइम में मनसबदार और जागीरदार यानी कि मनसबदारी और जागीरदारी जो है इसका सिस्टम था. तो ये क्या है मनसबदार और जागीरदार किसे कहते हैं? एज द एम्पायर एक्सपांडेड टू encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. अब क्या होता था देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता था या फिर किसी साम्राज्य का विस्तार होता था तो उस साम्राज्य को एक अकेला सम्राट जो है, एक अकेला एम्परर जो है वो नहीं संभाल सकता था. तो इसके लिए क्या किया जाता था देखिए, लोगों को चुना जाता था ताकि वो अलग अलग रीजन को संभाल सके. फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स Duranis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग थे जिनमें टर्किश लोग थे, ईरानियन थे, इंडियन थे, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर, बहुत सारे ग्रुप के क्या थे, लोग थे. Those who joined Mughal service, अब जिन लोगों ने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया वेर एनरोल्ड एज मनसबदार. अब उन्होंने क्या किया गया, उनको क्या किया गया, उनको एक पोस्टिंग दी गई, उनको मनसबदार के तौर पर चुना गया. द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब. अब मनसबदार किसे कहा जाता है? जो जिसे एक मनसब दिया जाता है उसे कहा जाता है मनसबदार. मनसबदार किसे कहा जाता है? जिसे एक मनसब दिया जाता है, होल्ड किया जाता है उसे. मीनिंग अ पोजिशन और रैंक. ये क्या है? पोजीशन है या फिर हम इसे रैंक कह सकते हैं. इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स फर्स्ट रैंक, सेकंड सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, मुगलों को फिक्स करना हो, रैंक हो, सैलरी हो, इसके बारे में यानी कि सैलरीज के बारे में देखना, मिलिट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बारे में देखभाल करना, ये जो सब काम थे ये इसके द्वारा किए जाते थे. Rank and salary were determined by a numerical value called जात. ठीक है. The higher the जात, the more prestigious was the noble's position in the court and the larger his salary. अब देखिए जो मुगल कोर्ट में लोग रहते थे यानी कि जैसी जिस तरह की रैंक हो, जिस तरह की पोजीशन हो, जिस तरह का रैंक किसी इंसान को या फिर किसी पर्सन को दिया गया हो, उस तरीके से उसको क्या की जाती थी, सैलरी मुहैया की जाती थी. द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार. और क्या जो मनसबदार थे उनके साथ कुछ सैन्य रहा करता था, कुछ सवार रहा करते थे यानी कि घुड़सवार जैसे हम बोलते हैं उस तरीके की कुछ घुड़सवार रहते थे, कुछ कैवलरी मैन थे. वो क्या करते थे, अपनी एक छोटी सी आर्मी को मेंटेन करते थे. द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी. अब क्या करते थे ये मनसबदार, अपने पास कुछ सैन्य रखा करते थे और उनकी हर महीने की जो तनख्वाह रहती थी, हर महीने के जो भी कुछ उनको तनख्वाह दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, वो मनसबदारों के थ्रू दी जाती थी. इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मनसबदारों की तरफ थी. आर्मी को मेंटेन करना, जो भी कुछ आर्मी उनके पास है उनको अच्छी तरीके की एक सैलरी प्रोवाइड करना, मुहैया कराना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन निभाता था? मनसबदार. नेक्स्ट है मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वेयर समवॉट लाइक इक्तास. अब देखिए मनसबदारों को उनकी सैलरी किसके द्वारा मिला करती थी? देखिए रिसीव्ड देयर सैलरीज रेवेन्यू यानी कि वो टैक्स के रूप में मिलती थी. असाइनमेंट कॉल्ड जागीर और उसे ही कहते हैं जागीर. विच वेयर समवॉट लाइक इक्तास, उसे कहा जाता है इक्तास. ये जो इक्तास है उसके जरिए मनसबदारों को उनकी सैलरीज मिला करती थी. बट अनलाइक मुक्तिस मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड in or administer their jagirs. They only
had rights to the revenue of their assignments which was collected for them by their servant, while the मनसबदार्स themselves served in some other part of the country. अब क्या होता था, मनसबदारों का जो भी कुछ इलाका रहता था उन पर्टिकुलर इलाकों में ही मनसबदारों को उनका जो टैक्स है वो क्या करते थे, वो वसूल किया जाता था, उनके द्वारा वो वसूलते थे। और उसी में से उनकी जो आर्मी रहती थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, उनकी जो जागीर रहती थी, वो उनको संभालनी पड़ती थी। तो क्या होता था, मनसबदार themselves served in some other part of the country। अब मनसबदार इस तरह से जो कंट्री के अदर पार्ट्स रहते थे, बहुत सारे ऐसे रीजन रहते थे, वहां पर वो सर्व करते थे, सर्विस देते थे। इन अकबर्स reign these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. By Aurangzeb's reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum। अब क्या होता था कि लोगों के पास से ज़्यादा जो इक्तास है या फिर रेवेन्यू है या फिर जो टैक्स है वो क्या किया जाता था, रेवेन्यू जो टैक्स है वो वसूल किया जाता था। और उस हिसाब से मनसबदार हो या फिर और भी कुछ रीजन के और भी कुछ प्रांतों के जो सेनापति होते थे, जो प्रांत जो रीजन वो संभालते थे, उनको उस हिसाब से क्या जो कलेक्शन था वो नहीं दिया जाता था। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। अब मनसबदारों की जो नंबर है, मनसबदारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी। which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs। और इस तरह से क्या होता था, मनसबदारों की संख्या बढ़ाने से जो मनसबदारों को जो कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती, यानी कि जो जागीर है वो जागीर मिलने में उनको अड़चन आती थी, प्रॉब्लम आता था। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir। Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of this reign and the peasantry therefore suffered tremendously। अब इसमें क्या हो गया था, इम्बैलेंस तैयार हुआ था, यानी कि मनसबदार क्या करते थे, अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए या फिर जागीर प्राप्त करने के लिए, जागीरदारी जो है वो उनको मिले, इस तरीके का एक सोच लेकर वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लोगों से वसूलने का प्रयास करते थे। अब उसमें क्या होता था, औरंगजेब was unable to control these developments in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। अब क्या होता था कि ये सब जो चीज़ें हैं वो हर एक मनसबदार, हर एक जो जागीर है वो अपने अपने हिसाब से करता था। तो औरंगजेब को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना उसके बस का नहीं था, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। ठीक है, अब देखिए बाद में है जब्त एंड जमींदार्स। अब जब्त और जमींदार क्या है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स was tax on the produce of the peasantry। In most places peasant paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो मनसबदारी या फिर रेवेन्यू वसूल करके वहाँ के जो मेन हेड थे उनके पास दिया जाता था। और यहाँ पर आप कुछ गरीब लोग देख सकते हो किस तरह से ज़बरदस्ती से मारपीट करके उन लोगों से रेवेन्यू क्या किया जाता था, वसूला जाता था। ठीक है, तो इस तरह की एक सिस्टम उन दिनों में चलता था। जो पीजेंट लोग थे, गरीब किसान लोग थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उनसे टैक्स या फिर रेवेन्यू वसूला जाता था। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries whatever whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। अब क्या होता था, देखिए जो लोकल के जमींदार रहते थे, जो कि लोग वहां पर स्थित थे, लोकल के लोगों का क्या जो हेडमैन रहते, लोकल हेडमैन और विलेजेस और पावरफुल शिफ्टेंस, जो पावरफुल शिफ्टेंस रहते थे, सरदार रहते थे, उन सरदारों को इन काम में लगाया जाता था कि आप क्या करो, जो वहाँ का रेवेन्यू है, जो टैक्स है वो क्या करो, वसूल करो। अगर लोग देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे क्या करो, आप जबरदस्ती वो वसूल करो, बाय फोर्सली आप क्या करो, वो वसूल करो। तो वो जो लोकल के हेडमैन रहते थे या फिर पावरफुल शिफ्टेंस यानी कि पावरफुल जो सरदार रहते थे उनकी तरफ वो काम दिया जाता था। बाद में है अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोडर माल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप सील्ड्स prices and areas cultivated for a 10-year period
1570 टू 1580। अब वहां पर एक तोडर माल नाम का एक क्या था, जो अकबर का है एक मिनिस्टर था, वो मंत्री था, वो क्या करता था, सर्वे इल्ड्स यानी कि जो किसान खेतीबाड़ी करते थे उसका वो क्या करता था, सर्वे करता था। उसने क्या किया, 10 ईयर्स का जो कल्टीवेशन था, 10 ईयर्स का जो पीरियड था, यानी कि 1570 से लेके 1580 तक उसने क्या किया, उसका सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब क्या हो गया, उसने सर्वे करने के बाद जो भी कुछ क्रॉप्स किसान लेते थे वो उनके ऊपर क्या किया गया, टैक्स लगाया गया, फिक्स किया गया कि किस क्रॉप को कितना टैक्स लगाना है और किसानों से कितना वसूल करना है। ईच प्रोविंस was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as जब्त। अब यही जो रेवेन्यू सिस्टम थी, यानी कि दिस रेवेन्यू सिस्टम, कौन सी रेवेन्यू सिस्टम, कौन सी टैक्स की जो प्रथा थी कि जो भी कुछ किसान अपने खेतों में क्रॉप्स लेते हैं उन पर एक कंट्रोल टैक्स वसूलना या फिर टैक्स वसूलने की जो प्रथा थी, ट्रेडिशन थी, उसे ही कहा जाता है जब्त। ठीक है, इट वॉज प्रिवेलेंट इन दीज एरियाज वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। जो गुजरात का इलाका था और बंगाल का जो इलाका था, वहां पर ये जो टैक्सेस की प्रथाएं थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ कुछ इलाके तो ऐसे हो गए थे जहां पर जो सरदार थे, जमींदार थे, बहुत ही जबरदस्ती, बहुत बाय फोर्सली लोगों के पास से टैक्स वसूलना शुरू किया गया, पावर का इस्तेमाल वहां पर होने लगा। द exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. This peasant revolt challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. अब इसमें क्या हो गया कि कुछ लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते थे, कुछ जमींदार थे वो सेम कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने कास्ट के ऊपर या फिर अपने लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो उनको सहन नहीं हुआ और जो मुगल एम्पायर था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, रेबेल किया, यानी कि बगावत उन्होंने छेड़ दी। मुगल एम्पायर के जो विरोध में वो खड़े हो गए और वो जो समय था वो था 17th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें अकबरनामा एंड एन ए अकबरी, इसका जो जिक्र है वो वहां पर दिया गया है। ठीक है, हम रीड करते हैं इसे। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अब्दुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीन। अब अकबर ने उसका जो कोर्टियर था, उसका जो कोर्ट में, उसके दरबार में, कोर्ट यानी दरबार और कोर्टियर यानी दरबारी, तो उसके दरबारी को एक बुक लिखने के लिए कहा। अब्दुल फजल, जिसका नाम था अब्दुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन टाइटल अकबरनामा। तो अकबर के जीवन पर आधारित उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ट विथ Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is N.A. Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. तो अकबर के बारे में किन किन बातों का जिक्र किया गया, उसका हाउस होल्ड, उसके घर में किस तरह का जीवन वो बिताता था, उसके आर्मी के बारे में यानी कि हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी के बारे में, फिर रेवेन्यू जो था वो किस प्रकार से लोगों से वसूल किया जाता था, ये सब सारी चीज़ें जो है उस बुक में शामिल की गई। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। उसी के साथ भारत राष्ट्र में रहने वालों का वाले जो लोग थे, पीपल्स थे, सिटीजन्स थे, उनका ट्रेडिशंस कौन कौन सी थी, परंपराएं कौन सी थी, उनका कल्चर कैसा था, संस्कृति यानी कि ट्रेडिशन और कल्चर, इनके बारे में भी उस अकबरनामा एंड N.A. अकबरी जो बुक था उसमें उसका जिक्र दिया गया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द N.A. अकबरी इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज। तो जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहते थे उनके बारे में या फिर क्रॉप्स के बारे में, यील्डिंग के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेजेस और जो रेवेन्यू था, टैक्स था, इसका भी जिक्र उस बुक में
किया गया था। आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ये क्या है, एक कोर्ट है अकबर का, जिसे आप दरबार कह सकते हो, जहां पर अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अब्दुल फजल, यहाँ पर ही जो अब्दुल फजल है उन्होंने जो बुक लिखा था, बुक तैयार की थी, वो अकबर को यहाँ पर क्या की थी, प्रेजेंट की थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिक्चर में किस तरह से जो बुक है ये प्रेजेंट की जा रही है। नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक। अब एक क्लोजर लुक लेते हैं अकबर्स पॉलिसीज, अकबर ने अपना जो साम्राज्य है वो किस तरह से चलाया था। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed by Abdul Fazal in his book The Akbarnama, in a particular in its last volume The N.A. Akbari। अब N.A. अकबरी या फिर अकबरनामा जिसे कहा जाता है, उस बुक में अकबर के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका शासन कैसे था, वो प्रशासन को कैसे चलाता था, लोगों को कैसे चयन करता था, अपना जो अलग अलग तरीके के जो रीजन्स होते थे उनको कैसे चलाया जाता था, उसी के साथ किसानों के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, टैक्सेस के बारे में भी उस बुक में अच्छी तरह से अब्दुल फजल ने जानकारी दी है। अब्दुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। अब एम्पायर को क्या किया जाता था, एक इंसान नहीं चला सकता था, तो उसको एम्पायर को बांट दिया जाता था, अलग अलग हिस्सों में उसके पार्ट किए जाते थे, जिसे कहा जाता था सूबा, गवर्न बाय सूबेदार। और ये जो प्रांत रहते थे, ये जो रीजन रहते थे, उनको चलाने वाला एक इंसान, उनको जैसा कि किसी इंसान को अगर कोई रीजन चलाने के लिए दिया, रीजन उसके कंट्रोल में दिया, तो उसे कहा जाता, उस रीजन को कहा जाता था सूबा। और जो इंसान, जो पर्सन उस सूबे को चलाता था, उसको कहा जाता था सूबादार। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, और उसे मिलिट्री यानी कि आर्मी का जो फैसिलिटीज है, पॉलिटिकल फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जाती थी, प्रोवाइड कराई जाती थी, यानी कि उसके पास खुद की एक मिलिट्री हुआ करती थी। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और वहाँ पर फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि जो वित्त व्यवहार रहते थे, उसका वो जो काम है वो देखने के लिए ऑफिसर रहते थे, अधिकारी रहते थे, या फिर हम उसे तत्कालीन लैंग्वेज में दीवान कहते थे, तो दीवान भी वहाँ पर रहते थे। For the maintenance of peace and order in his province, the Subadar was supported by other officers such as military paymaster, Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, Sadr, military commanders, फौजदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। जैसे कि सूबे में एक शांति बनाए रखने के लिए, सूबे का काम अच्छे तरीके से चलाने के लिए फाइनेंशियल ऑफिसर की जो है सिलेक्शन किया जाता था, वहाँ पर रहता था, दीवान रहता था, और मिलिट्री पे मास्टर भी वहाँ पर रहता था। आर्मी का पे मास्टर जो है उसे कहा जाता था बख्शी। आर्मी के बारे में जो भी कुछ चीज़ें हैं वो देखने के लिए जिस इंसान का चयन किया जाता था उसे कहा जाता था बख्शी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, रिलीजियस जो भी कुछ धार्मिक बाबे जो भी कुछ चीज़ें थी उनको देखने के लिए जिस इंसान का चयन होता था उसे कहा जाता था सदर। और मिलिट्री कमांडर्स जो जिन्हें कहा जाता था फौजदार, एंड द टाउन पुलिस जिन्हें कहा जाता था कोतवाल या फिर कमांडर। इन लोगों का चयन एक सूबे को चलाने के लिए होता था, ये लोग एक सूबे में पाए जाते थे। ठीक है, बाद में है यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट। मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूर जहां। जो मेहरुन्निसा थी वो मेहरुन्निसा ने किसके साथ शादी की? जो एम्परर जहांगीर, सम्राट जहांगीर, जो सम्राट था जहांगीर, सन 1611 में उसने उसके साथ शादी कर ली, मैरिड वो हो गई, और उसका नाम शादी के बाद रखा गया नूर जहां। she remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side, and on other the inscription struck in the name of the Queen Begum नूर जहान। तो नूर जहान ने जो है वो जहांगीर को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ऑनरली उसने क्या किया था, वो बॉन्डिंग रखा था, जहांगीर को अच्छे तरीके का एक सपोर्ट किया था। तो जहांगीर को एक बिलीफ तैयार हो गया था, इसलिए बहुत सारे सिक्कों पर जो है स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहान, वो नूरजहान का जो पिक्चर है, नाम है, उन सिक्कों पर छपवाया गया। ठीक है, जैसे कि इस तरह के आप ये जो सिक्के हैं तो एंशिएंट टाइम में पाए जाते थे, उन पर उसका नाम दिया गया था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहान। तो
फरमान यानी कि जो आदेश रहते थे, ऑर्डर्स रहती थी, उनको कहा जाता है फरमान। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लिम एंड इलेवेटेड मैजेस्टी नूरजहान पादशाह बेगम। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, में नूरजहान पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। अब उस समय की उस लेडी को क्या कहा जाता था? जो लेडी ऑफ द एज, यानी कि एक बहुत ही ऑनरेबल, यानी कि जो शासन था, जो प्रशासन था, उसमें जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके का क्या दिया था, कोऑपरेशन दिया था, बहुत अच्छे तरीके का एक सपोर्ट उन्होंने उस शासन को किया था, इसलिए वहां पर उनको एक रैंक दी गई थी जिसको कहा जाता है लेडी ऑफ द एज। ठीक है, तो बाद में है, देखिए यहां पर नूरजहां फरमान, यानी कि जो पिक्चर है नूरजहां का फरमान, ये नूरजहां का क्या है? फरमान है, ये पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, यहां पर दो वर्ड्स दिए गए, डोगमा और बिगॉट, इनके बारे में आपको जानना है, इसे अच्छी तरीके से क्या करना है, ये 2 पॉइंट अच्छे तरीके से रीड करने हैं। ओके, नेक्स्ट है अकबर्स नोबल्स commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब क्या होता था, देखिए कुछ लोग ऐसे थे कि मुगलों का जो एम्पायर था या फिर जो भी कुछ साम्राज्य रहते थे, वहां पर बहुत लार्ज अमाउंट्स में रेवेन्यू को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. लेकिन 17th सेंचुरी के बाद, 17वीं शताब्दी के बाद, उन लोगों ने क्या किया, खुद का एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क स्थापित किया था, खुद का एक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब क्या हो गया था कि उन्होंने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, इसलिए जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो थोड़ा सा वीक हो गया। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570s, he started discussions on religion with the ulama, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians। अब जो अकबर है उसने अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों के साथ क्या किया, डिस्कशन करना शुरू किया गया। अलग अलग रिलीजन के, जो अलग अलग धर्म के जो लोग रहते थे उनके साथ, जैसे कि ब्राह्मण हो, उलामा हो, जो भी कुछ प्रीस्ट हो, कैथलिक्स हो, उनके साथ उसने क्या किया, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पर अलग अलग डिस्कशंस उसने करना शुरू कर दिया, अलग अलग काम करना उसने शुरू किया। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खान, जो इबादत खान नाम का जो प्लेस है, इबादत खाना जो है, वहां पर ये डिस्कशन किया जाता था। ही वॉज इंटरेस्टेड, इबादत खान, he was interested in the religion and social customs of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teaching and created divisions and disharmony amongst his subjects. अब देखिए डोगमा और बिगॉट्स, डोगमा और बिगॉट्स के बारे में इन दो टॉपिक्स में आपको जानकारी दी गई है। डोगमा मीन्स अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसा एक आदेश होता था, एक ऐसा पत्र होता था, एक ऐसा लेटर होता था जिसमें विदाउट क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं किया जाता था, और वो जो कुछ भी बातें उसमें दी जाती थी उसे उन्हें क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, और देखिए बिगॉट किसे कहा जाता है, बिगॉट्स एन इंडिविजुअल हु इज टॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर। जो बिलीफ्स होती है, कल्चर होते हैं, जो परंपराएं होती है, उनके बारे में कुछ जानकारी होती है। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमॉन्ग्स हिज सब्जेक्ट्स। अब जो भी कुछ कल्चरल सीख थी, जो भी कुछ टीचिंग्स थी, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस। अब यहाँ पर यूनिवर्सल पीस, यानी कि अब अकबर जो है थोड़ा सा क्या हो गया था,
धार्मिक हुआ था, अलग अलग धर्मों के बारे में, अलग अलग पंथों के बारे में वो क्या कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, उनके बारे में जानकारी लिख रहा था। तो वहां पर एक सुलह है कुल और यूनिवर्सल पीस जिसे कहा जाता है, उसकी वहां पर एक क्या हो गई, तैयारी हो गई, उसका निर्माण करने का काम शुरू हो गया। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abdul Fazl helped Akbar in forming a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. देखिए जो जहांगीर था, जहांगीर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा भी ये सब चीज़ें थी, यूनिवर्सल पीस हो या फिर जस्टिस, ऑनेस्टी, इनके बारे में जो अकबर ने स्टार्टिंग की थी, इसे इन लोगों ने यानी कि जहांगीर और शाहजहां जो दिखाए हैं, इन्होंने भी उस बात को क्या किया, फॉलो करना शुरू कर दिया था। ओके, उसके बाद है सुलह-ए-कुल। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो जहांगीर है, अकबर का लड़का, डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी, अब उसके फादर की जो पॉलिसी है उसने कैसे उसको वर्णन किया है, कैसे उसको डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए, एज इन द वाइड एक्सपांस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स, सो इन हिज इंपेरियल dominions which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors and the opposite religions and for beliefs good and bad, and the road to intolerance was closed. जो भी जहांगीर का जो लड़का था उसने कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि सारे लोगों को, सारे धर्मों को, सारे पंथों को वहां पर जगह थी, वहां पर किसी भी तरह का क्या था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव की वृत्ति वहां पर नहीं दिखाई गई थी। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियंस एंड जो सुन्नीस थे और शियास थे वो एक ही जगह पर मिलते थे, जो क्रिश्चियंस थे वो और जो ज्यूज थे वो चर्च में प्रे करते थे। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, उसे कहा जाता है सुलह-ए-कुल। इस वर्ड्स में इन जो यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, इस तरह से जहांगीर के सन ने, उसके लड़के ने, उनका एक डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दी गई है, देखिए उसे पढ़ते हैं। अकबर कमीशन्ड द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्ड्स इनटू पर्शियन। अब जो संस्कृत वर्डों का ट्रांसक्रिप्शन पर्शियन वर्ड्स में किया गया था। मकतब खाना और ट्रांसलेशन बुरियू was also established at फतेहपुर सीकरी for the purpose. The Mahabharata, Ramayana, Lilavati and Yoga Vasisht were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation. देखिए, द रजमन महा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता कंटेन्स लेविश इलस्ट्रेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ महाभारता। तो जो अकबर था उसने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं का क्या किया, ट्रांसलेशन किया। उसमें रामायण हो, महाभारत हो, लीलावती हो, योगा वशिष्ठ हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लैंग्वेजेस में छपी हुई थी या फिर लैंग्वेजेस में दी गई थी, उनका ट्रांसलेशन उन्होंने किया था। और जो भी कुछ धार्मिकताओं के बारे में जानकारी है, धार्मिकताओं के बारे में जो भी कुछ चीज़ें आती थी, उनके रिगार्डिंग अकबर में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम इस लेसन की आज हम जानकारी लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है इस लेसन का, इस चैप्टर का, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू।